हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है साइको प्रोफेसर के बेसिक कोर्स के अंदर। ये होगा इस वीडियो का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, जिसके होंगे आपके दो पार्ट, लेक्चर 1 का और लेक्चर 2 का। ठीक है, इन दो पार्ट में हम कवर करने वाले हैं आपका यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो है आपका किसके लिए, आपका जो इंट्रोडक्शन है फॉर साइकोलॉजी। ठीक है, तो भविष्य में आप साइकोलॉजी का जब भी अध्ययन करेंगे तो आपके लिए ये लेक्चर उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना कि आप अन्य किताबों को समझते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बेसिक कोर्स को हमारे साथ कंप्लीट कर रहे हैं, तो ये आपकी मनोविज्ञान की पढ़ाई में इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके जीवन भर के लिए। ठीक है, जीवन भर का जो भी आपका स्तर रहेगा पढ़ाई का, जो भी आपका अभ्यास की जो भी तकनीकें रहेंगी, वो सब किस पे निर्भर करेंगी, कितने अच्छे तरीके से आप इस बेसिक कोर्स को कवर करते हैं। ठीक है, और कितनी अपनी समझदारी से इस कोर्स का आप भरपूर फायदा उठाते हैं, ताकि आपको आजीवन मनोविज्ञान के विषय में आपको जो है मदद मिलती रहे। ठीक है, तो लेक्चर कंटिन्यू के साथ साथ आप जो है अपने नोट्स बनाने की आदत को भी डालें, क्योंकि खुद के नोट्स से बेहतर कुछ नहीं होता है। ठीक है, सेल्फ नोट्स जो होते हैं सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है, खुद के बनाए हुए नोट्स आपको कभी धोखा नहीं दे सकते। आप दूसरों के नोट्स से कॉपी पेस्ट करेंगे, यहाँ वहां से चीजें देखेंगे आप, तो क्या होगा, इसमें नुकसान आपका है। मान लीजिए किसी संबंधित व्यक्ति एक्स ने गलत चीज लिख दी, ठीक है, और आप है मान लीजिए जेड, आपने इससे क्या कर लिया, इससे चुरा के आपने कहीं से भी कुछ टीप टाप के आपने कॉपी करके अपने पास रख लिया। ठीक है, तो मान लीजिए परीक्षा में एक प्रश्न आया और उस प्रश्न में इसने उत्तर सी लिखा हुआ था और आपने भी वहां जाके सी मार्क कर दिया, लेकिन दरअसल उत्तर क्या होना था वहां पर बी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से आप कट ऑफ से बाहर हो गए। तो दूसरों की चीजों से कॉपी पेस्ट करने से बचें आप। ठीक है, दूसरों की चीजें से हमको कहीं से मिल जाए, कुछ भी हम कर लें, उससे बचें। सही मार्ग से सही चीजें सीखें, सेल्फ के नोट्स बनाएं। सेल्फ के नोट्स से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि दूसरा कोई भी आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आप स्वयं को धोखा नहीं दे सकते। अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि आप स्वयं को कभी भी धोखा नहीं देंगे। आप अपने किसके लिए पढ़ रहे हैं, आप अपने बेटरमेंट के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। सेल्फ नोट्स जो होते हैं सबसे बेस्ट होते हैं, इसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो लेक्चर्स के माध्यम से आप नोट्स बनाते जाएं। आपका जो एक बेसिक फाउंडेशन है, जो आपकी एक बेसिक नींव है साइकोलॉजी को लेके, वो आपकी तैयार हो जाएगी और आप अच्छे खासे प्रश्नों को आप सॉल्व करने स्टार्ट कर देंगे। चाहे वो एमपी सेट का एग्जाम हो, चाहे वो एमएच सेट का एग्जाम हो, चाहे वो यूजीसी नेट का एग्जाम हो, या फिर केवीएस डीएसएसबी जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं आपके साइकोलॉजी के मनोविज्ञान के, उनमें आपको परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक फाउंडेशन, एक बेसिक नींव आपकी तैयार करेगा ये कोर्स। ठीक है, जिसकी मदद से आप जो है भविष्य में और अच्छी चीजें पढ़ के और ऊपर तक आप जो है सर्टिफिकेट वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा सभी विषय के बारे में, सभी चीजों के बारे में। आप मनोविज्ञान साइकोलॉजी के अंदर जितनी भी चीजें आप पढ़ते हैं, अलग अलग विद्या शाखा, अलग अलग चीजें। ठीक है, अगर हम खास तौर पे यूजीसी नेट की बात करें, तो यूजीसी नेट की जितना भी सिलेबस है आपका 1 to 10, ठीक है, उसमें कुछ कुछ पार्ट यहाँ पे सब आपका कवर होगा। ठीक है, तो उसको भी देखते रहिए, वॉच आउट करिए, बताएंगे कहाँ पे क्या चीजें कवर हो रही हैं। ठीक है, और जितने भी आपके साइकोलॉजी के एग्जाम्स हैं, सब कुछ बेस कहाँ से उठाएंगे, बेस उठाएंगे आपके इन्हीं क्लासेस से, इन्हीं चैप्टर से। तो इसका आप ध्यान रखें। चलिए, अब बिना कोई समय गवाए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। चलिए, सबसे पहले देखिए अध्याय 1, ये आपके एससीईआरटी एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है, मनोविज्ञान क्या है। ठीक है, व्हाट इज साइकोलॉजी। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप, जैसा कि आपको बताया था, हम लाइन बाय लाइन चलेंगे ताकि आपकी कोई भी चीज मिस ना हो और किस तरह लाइन के अंदर की चीजों को पढ़ना है वो भी आपको मालूम हो। ठीक है, कभी भी आप देखें कोई भी बुक को लें, उसके अंदर की चीजों को पढ़ने का अगर आपके पास नॉलेज आ जाता है तो आप दूसरों से हमेशा बेहतर करेंगे। और अगर आप इस कोर्स को हमारे साथ कर रहे हैं तो नो डाउट आप अन्य लोगों से बेहतर करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप मन एवं व्यवहार को समझने में मनोविज्ञान के स्वरूप और उसकी भूमिका को जान सकेंगे। इस विद्या शाखा क्या है, एक डिसिप्लिन है ना, के विकास का वर्णन कर सकेंगे कि मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ, है ना। जैसे आपका विकास कैसे हुआ, एक छोटे से सेल से, एक छोटी सी कोशिका से आज आप जो है यहाँ पे 10 फुट के इंसान या 5 फुट के महिला या पुरुष जो भी है आप हो चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से विकास होता है। उसी प्रकार से मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार से हुआ है उसका वर्णन कर सकेंगे। उसी के साथ साथ मनोविज्ञान के विविध क्षेत्रों और अन्य विद्या शाखाओं तथा व्यवसायों से उसके संबंध को जान सकेंगे। मतलब एक साइकोलॉजी है, उसका किस तरह से अन्य अन्य यहाँ पे विद्या शाखाओं से, अन्य डिसिप्लिन से, कैसे वो सोशियोलॉजी से कुछ चीजें उधार लेती है, कैसे उनको बांटती है, कैसे फिलॉसफी से लेती है, ये सब चीजें आप जानेंगे। और उसी के साथ साथ दैनंदिन जीवन में अपने तथा अन्यों को ठीक से समझने में मनोविज्ञान के महत्व को जान सकेंगे। ठीक है, तो ये सब कंप्लीट होने वाला है आपका इस लेक्चर, इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे मन में जो उठता है वो है, मनोविज्ञान क्या है। आखिर ये चीज आई कहां से मनोविज्ञान जैसी। ज्ञान की किसी भी विद्या शाखा को परिभाषित करना कठिन होता है। प्रथम, क्योंकि यह सर्वदा विकसित होता रहता है, ये क्या होता है, हमेशा डेवलप होता रहता है।
द्वितीय, क्योंकि गोचरों का जिस सीमा तक अध्ययन किया जाता है उन्हें किसी एक परिभाषा में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो ये क्या है आपका साइकोलॉजी जो है एक डिसिप्लिन है, ठीक है, जिसका क्या है कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई व्यवहार है, बिहेवियर है, वो हमेशा ऐसा ही होगा, है ना। विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग चीजें हो सकती हैं। कोई भी फिनोमेना को आप एक ही छतरी के अंदर, मतलब इस प्रकार समझिए, एक ही छतरी के अंदर आप सभी लोग खड़े नहीं हो सकते, है ना। इस प्रकार की बात है यहाँ पर, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, कि हर किसी प्रत्येक गोचर को, किसी भी फिनोमेना को जिस सीमा तक अध्ययन किया जाता है उन्हें किसी एक परिभाषा में नहीं लाया जा सकता है। यह बात मनोविज्ञान के विषय में और अधिक सही होती है। क्यों होती है, आगे आगे आप जानेंगे। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, बहुत पहले आप जैसे विद्यार्थी को बताया होगा कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, जो आप हमेशा देखते रहते हैं, साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्द दो ग्रीक शब्दों, ग्रीक कहाँ है, आज का जो आप ग्रीस सुनते हैं, है ना, पहले वो एक ग्रीक राज्य था, ग्रीक। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये भारत के पश्चिम में है। शब्द साइकी, सबसे पहला क्या है यहाँ पे, साइकी। साइकी का मतलब क्या होता है, साइकी का मतलब होता है आत्मा। क्या आपने आत्मा को देखा है, यहाँ पे भूत प्रेत वाली आत्मा की बात नहीं हो रही है। और लोगोस, ठीक है, साइकी और लोगोस। लोगोस का मतलब क्या बोल रहे हैं, अर्थात विज्ञान अथवा एक विषय के अध्ययन से बना है। ठीक है, लोगोस को यहाँ पे विज्ञान बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, साइकी है आत्मा और विज्ञान। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, आत्मा प्लस विज्ञान, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दे तो क्या बन जाता है हमारा, ये हमारी बन जाती है साइकोलॉजी। अतः ध्यान दीजिएगा, अतः मनोविज्ञान आत्मा अथवा मन का अध्ययन था। काफी पहले की बात है। मनोविज्ञान किसका था, आत्मा। क्या आप आत्मा को, आपकी जो स्पिरिट है उसको आप टच कर सकते हैं, क्या उसको आप छू सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आत्मा का जो क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। आत्मा का क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। आप बोल सकते हैं कि मृत्यु के बाद जो है आत्मा शरीर त्याग देती है। ठीक है, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं आत्मा जब शरीर त्याग रही होती है तो किसी ने देखा नहीं होता है। ठीक है, अथवा मन का अध्ययन था। क्या आपने मन को देखा है कि मेरा मन कहने लगा, ठीक है, आपने क्या मन को देखा है, मन का क्या कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, क्या मन का कोई शरीर है, उसकी जो कोई संरचना है, क्या ऐसा नहीं है। ठीक है, तो बहुत पहले क्या बोल रहे हैं, आत्मा का अध्ययन, यानी कि आत्मा अथवा मन का अध्ययन था। ठीक है, आत्मा और मन ये साइमल्टेनियसली इस्तेमाल होगा। ठीक है, आत्मा और मन, कहीं कहीं आत्मा कहीं कहीं मन, ये दोनों ही चीजों की खासियत क्या है, इनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, अस्तित्व नहीं है रियलिटी में, है ना। जैसे आपका बात करें, हाथ है आपके, आपका पैर है, आपके नाक है, मुंह है, सब चीज आपके पास है, इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। हाँ बोलेंगे ये क्या कर रही हैं, इनका अस्तित्व है, लेकिन आत्मा और मन का कोई भी अस्तित्व नहीं है। परंतु तब से इसका केंद्रीय बिंदु बहुत अधिक बदल चुका है। पहले हम किसकी बात कर रहे थे, आत्मा और मन का अध्ययन, है ना, कि मेरा मन क्या कहता है, वो साइकोलॉजी है। लेकिन अब इसका जो सेंट्रल पॉइंट है, केंद्रीय बिंदु है, वो बदल चुका है, तथा यह अपने आप को एक, मतलब अगर हम आज की बात करें 21st सेंचुरी में, वैज्ञानिक विद्या शाखा एक कैसा डिसिप्लिन बन चुका है, एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बन चुका है। साइंस जैसे ही आएगा वहां पे क्या हो जाएंगे, एक्सपेरिमेंट वगैरह शुरू हो जाएंगे, थ्योरीज वगैरह बनना, हाइपोथेसिस परिकल्पना वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएंगी, के रूप में स्थापित कर चुका है, जो मानव अनुभव, ह्यूमन एक्सपीरियंस एवं व्यवहार में निहित प्रक्रियाओं की विवेचना करता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा साइंटिफिक डिसिप्लिन है, साइंस मतलब क्या होगा, एक्सपेरिमेंट वगैरह सब चीजें शुरू हो जाएंगी, के रूप में स्थापित कर चुका है, जो क्या करता है, ये जो साइंस साइंटिफिक डिसिप्लिन है, ये क्या करता है, मानव अनुभव, ह्यूमन एक्सपीरियंस को और व्यवहार, बिहेवियर को, निहित प्रक्रियाओं, मतलब एक्सपीरियंस और बिहेवियर में कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं, है ना, उनकी क्या करता है, उनको यहाँ पर चेक करता है, विवेचना करता है। ठीक है, इसमें जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, इसके अंतर्गत जिन तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, उनका कार्यक्षेत्र कई स्तरों तक फैला है। ठीक है, अब जब साइंटिफिक चीजें आ गई हैं तो क्या करेगा, इसका अध्ययन करेगा, कई स्तरों तक फैला है, वो देखते हैं कौन कौन सा। जैसे वैयक्तिक, एक पर्सन के तौर पे आप किसी की पर्सनैलिटी जानना चाहते हैं। द्विजन, दो व्यक्ति की बात करें, ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच किस प्रकार से संवाद हो रहा है, क्या चीज हो रही है। समूह में हो सकता है यहाँ पे, है ना, आपके ग्रुप में हो सकता है, और संगठनात्मक भी ये चीज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने, आपका जो साइंटिफिक डिसिप्लिन है, साइकोलॉजी है, इसका कार्य क्षेत्र इतना ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो जब इतनी सारी चीजें हैं, इंडिविजुअल ये सब चीजें हैं, इनके जैविक, जैविक यानी कि आपकी बायोलॉजी आ जाएगी, तथा सामाजिक, सोशल, है ना। जैविक क्या है, आपके शरीर में क्या है, आपके माता पिता द्वारा क्या मिला है आपको, एक डीएनए मिला हुआ है। ठीक है, डीएनए मिला हुआ है, क्या है, आधार है आपके आपके अस्तित्व का, एक जैविक आधार है। सामाजिक क्या है, आप कहाँ पैदा हुए, कौन सी सोसाइटी में, कौन से घर में, उसकी कॉलोनी कैसी है, वो सब कौन सा है, आपका सामाजिक आधार है। ठीक है, इसलिए
स्वभावतः इनके अध्ययन की विधियां अलग अलग होती हैं, है ना। अगर हमको देखिए, अगर हमको इंडस्ट्री में स्टडी करनी है इनका तो अलग चीजें होंगी, किसी के घर में करना है तो अलग चीजें होंगी, है ना। अगर युद्ध क्षेत्र में करना है तो अलग चीजें होंगी, क्योंकि वे इस तथ्य पर निर्भर करती हैं कि जिसका अध्ययन करना है। अब किस चीज पे करना है, मान लीजिए हमको किसी सोल्जर का अध्ययन करना है, या किसी हमको यहाँ पे मान लीजिए प्रीस्ट का अध्ययन करना है, ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी चाइल्ड का अध्ययन करना है, ठीक है। अब चाइल्ड के अध्ययन के लिए हम मंदिर तो जाएंगे नहीं, गिरजाघर तो जाएंगे नहीं, प्रीस्ट के अध्ययन के लिए हम युद्ध क्षेत्र में तो जाएंगे नहीं, और सोल्जर के अध्ययन के लिए हम डॉक्टर के पास तो जाएंगे नहीं या हॉस्पिटल में जाएंगे नहीं, ठीक है। तो हमको जिसका अध्ययन करना है वो क्या है, अलग अलग जगहों पे उपस्थित है, तो उनके लिए अलग अलग विधियों का, मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी विद्या शाखा की परिभाषा इस बात पर निर्भर करती है कि वह किन बातों का तथा कैसे उनका अध्ययन करती है। कोई भी डिसिप्लिन होगा, है ना, तो उसकी डेफिनेशन किस पे निर्भर करती है कि वो किस चीज का अध्ययन करना है। अरे हमको स्टडी तो करनी है, लेकिन किस चीज की करनी है और कैसे उनका अध्ययन करना है, ठीक है। मान के चलिए हम लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। आपको इसके बारे में क्या करना है, स्टडी करनी है, आपको इसके बारे में अध्ययन करना है ना। लेकिन क्या करना है इसके लिए और कैसे करना है, ठीक है। आपको जैसे ही क्या मालूम पड़ेगा, अगला सवाल क्या आएगा कि इसके लिए हमको कैसे करना है। सेम चीज होती है आपकी किसके अंदर, सेम चीज होती है आपकी साइकोलॉजी के अंदर, है ना, कि हमको मालूम हो कि क्या चीज का अध्ययन करना है। अरे हम मालूम तो करें क्या चीज का अध्ययन करना है। क्या साइकोलॉजी के लिए हमको केवल साइकोलॉजी पढ़नी होगी, या हमको हमारे एमपी या कहीं का, राजस्थान का या यूपी का जीके भी पढ़ना होगा उस एग्जाम के लिए, या हमको इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी भी पढ़ना होगा, ठीक है, या फिर हमको ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी पढ़ना होगा, या फिर हमको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा और फिर कैसे, है ना, इसके लिए कौन कौन सी बुक्स लगेंगी, क्या चीजें लगेंगी, ठीक है। तो क्या और कैसे जो होते हैं इसके मुख्य तथ्य होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे किसी भी वैज्ञानिक विद्या शाखा के। और वास्तव में वह कैसे, है ना, कैसे करेंगी अथवा किन विधियों का उपयोग करती है, ठीक है। इसी के बाद देखिए आपका एक प्रश्न बनना बहुत ही आसान, कई सारे एग्जाम्स में सवाल पूछा जा चुका है, वो यहां से डेवलप होता है। इसी बात को ध्यान रखते हुए अब हम फॉर्मल की तरफ आ गए हैं। अभी तक हमने यहाँ पे सब बात कर ली, क्या चीज कैसे कैसे। औपचारिक रूप से, यानी कि औपचारिक क्या होती है, फॉर्मल तरीके से इसकी जो डेफिनेशन निकल के आती है वो क्या है, मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप से परिभाषित किया जाता है। यानी कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी एक प्रकार का साइंस है जिसके अंतर्गत क्या आती है, मानसिक प्रक्रियाएं, अनुभव एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहारों का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे सवाल किया जाता है कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्या करती है, इट इज अ स्ट्रीम ऑफ साइंस विच स्टडीज व्हाट, मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रियाएं, ठीक है, इनका अध्ययन किया जाता है। उसी के साथ साथ किसका अध्ययन करते हैं दूसरा हम, अनुभव का। अनुभव कौन, यहाँ पे हमारा जो एक्सपीरियंस है उसका, प्लस तीसरी चीज क्या है हमारे पास यहाँ पे, अलग अलग संदर्भों में व्यवहार को, है ना, मॉल में, लेबोरेटरी में या फिर फील्ड में या कहीं और पे हम क्या करते हैं, जब मेंटल प्रोसेस या फिर अनुभव या फिर बिहेवियर, इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं साइकोलॉजी। तो आज की तारीख में साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, यही है साइकोलॉजी की डेफिनेशन, यही है मनोविज्ञान की परिभाषा कि हम क्या करते हैं, मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभव अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कॉन्सेप्ट में, और व्यवहार का यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। अब देखिएगा, ऐसा करने के लिए अब हमको ये तो करना है, अध्ययन करना है, लेकिन ये करने के लिए क्या चाहिए, कैसे अथवा किन विधियों का उपयोग करती है, ठीक है। तो कैसे तो बता दिया, ऐसे ऐसे करना है हमको, अब लेकिन ऐसा करने के लिए किन विधियों का उपयोग करती है। ऐसा करने के लिए मनोविज्ञान जैविक, बायोलॉजिकल तथा सामाजिक विज्ञानों की विधियों का उपयोग व्यवस्थित ढंग से प्रदत्त प्राप्त करने के लिए करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगी वो, यहाँ पर वो प्रदत्त प्राप्त करती है। क्या मतलब, प्रदत्त मतलब क्या होता है, आपका डेटा, उसको क्या चाहिए होता है, उसको डेटा चाहिए होता है। यह प्रदत्तों की अर्थवत्ता बताता है, ये जो डेटा मिलेगा हमको ये बताएगा कि जिससे वे ज्ञान के रूप में संगठित किए जा सकें, ठीक है। आइए परिभाषा में प्रयुक्त तीन पदों हम समझते हैं, अब मानसिक प्रक्रियाएं, अनुभव एवं व्यवहार को समझ लेते हैं। अब यहां दीजिएगा, जब हम कहते हैं कि अनुभव, अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए आंतरिक होता है, तो हमारा आशय चेतना अथवा मानसिक प्रक्रियाओं से होता है, ठीक है। मान लीजिए बचपन में आपको एक काले रंग के घोड़े से आपको डर लगता है, ठीक है, ब्लैक हॉर्स को हम कहेंगे, आपको डर लगता है, ठीक है। हो सकता है आप ही की सहेली, आप ही का पड़ोसी हो जिसका नाम है XYZ, है ना, उसको हो सकता है एक मछली से डर लगता हो, ठीक है। ये आप हैं A और वो है XYZ, ठीक है। तो ये जो काले घोड़े से, ब्लैक हॉर्स से जो आपको डर लग रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका एक्सपीरियंस है, ये आपका अनुभव है। और ये जहां जो मछली को लग रहा है, मतलब ये जो XYZ को लग रहा है मछली से डर, ये किसका है, ये इसका एक्सपीरियंस है।
दोनों के एक्सपीरियंस अलग अलग हैं। ना इस मछली वाले को उस घोड़े से डर लगेगा और ना ही इस घोड़े वाले को इससे डर लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए आंतरिक होता है। जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं, वो आपका स्वयं का खुद का होता है। ठीक है, आप अपना अनुभव दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो जो होता है उसको वो फील नहीं कर सकता, उसको वो क्या नहीं कर सकता, उसको पूर्ण रूप से समझ नहीं सकता, क्योंकि आपने क्या करा हुआ है, आप ही ने केवल उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है, तो जब भी हम अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए आंतरिक होता है, तो हमारा आशय किससे होता है? उसकी चेतना से। चेतना मतलब क्या होती है? हमारी कॉन्शियसनेस। जैसे अभी आप इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, तो आपकी चेतना कहाँ लगी हुई है? आपकी लगी हुई है यहाँ पर, चेतना लगी हुई है। ठीक है, अथवा मेंटल प्रोसेस मानसिक प्रक्रियाओं से होता है। ठीक है, तो आपकी जो कॉन्शियसनेस है कहाँ है? अभी कंप्लीटली आपकी इस लेक्चर के ऊपर है। ठीक है, और लेक्चर खत्म होने के बाद क्या होगा? आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी जो चेतना है कहाँ चली गई है। वो बाहर घूमने जाना है, खाना बनाना है, जो भी आपको एक्सरसाइज चीज करनी है। जब हम किसी बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या निकल के आती है अगली चीज, आपकी थिंकिंग। जब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? थिंकिंग करेंगे अथवा समस्या का समाधान करते हैं। आपको दिया है 12 into 24। अब ये क्या है? आपके सामने एक समस्या है। इसका समाधान करने के लिए आपके दिमाग के जो घोड़े हैं वो दौड़ना स्टार्ट होंगे। तो हम क्या करते हैं? मानसिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। किसी चीज के बारे में अगर आपसे कहा जाए कि आपको क्या करना है, आपको एक पीले रंग के डॉग, है ना, आपको एक पीले रंग के डॉग को इमेजिन करना है। अब इसको करने के लिए आप क्या इमेजिन करिए इसको, और उसी के साथ साथ 256 डिवाइडेड बाय 12। ये दोनों चीजें करने के लिए, ये दोनों चीजें करने के लिए आपकी क्या जरूरत पड़ेगी? आपकी मानसिक प्रक्रियाओं की जरूरत पड़ेगी। ये मेंटल प्रोसेसेस की आवश्यकता पड़ेगी। अब पीले रंग के घोड़े को देखने के लिए आपकी हृदय गति से, आपके हार्ट बीट से कोई मतलब नहीं है इसको। ठीक है, ना ही अगर बात करें आपके एक्सपीरियंस से, हो सकता है थोड़ा बहुत मतलब, लेकिन उतना मतलब नहीं है। ठीक है, ना ही आपके व्यवहार से, आपके बिहेवियर से इसको मतलब है। ठीक है, कि आप अपना हाथ उठा रहे हैं, पैर उठा रहे हैं। आपको जब पीले रंग के डॉग को इमेजिन करने कहा जाए, आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप मानसिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करेंगे। और जब आपको इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम दे दी जाएगी समस्या को समाधान करने के लिए, तो वहां भी आप क्या करेंगे? इस प्रकार की आप मानसिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये समस्या को सॉल्व करना है, तो आप अपने पैर को 3 बार झटक कर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप क्या करना होगा? आपको मानसिक प्रक्रियाओं को उपयोग में लाना होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क की क्रियाओं, मस्तिष्क क्या आ गया आपका? यहाँ पर ब्रेन आ गया। ब्रेन जो आप देखते हैं अपनी खोपड़ी, वो यहाँ पर आ गई। की क्रियाओं, इसकी जो क्रियाओं के स्तर पर ये मानसिक प्रक्रियाएं परिलक्षित होती हैं। ठीक है, जब हमें किसी गणितीय समस्या का समाधान करते हैं, तो हमें दिखता है कि मस्तिष्क किस प्रकार की तकनीकों का उपयोग करता है ना। आप बॉडमास का रूल लगा सकते हैं किसी गणित के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। आप a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या जो भी आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, उसका अलग अलग तकनीकों का क्या करते हैं? आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक तकनीक चाहिए, मान लीजिए x, और वही मान लीजिए अगर आपको खिचड़ी बनानी है खाने के लिए, है ना, तो अब इसके लिए अलग मेंटल प्रोसेस काम करेगी, है ना। उसके लिए बॉडमास के रूल से a प्लस बी स्क्वायर से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, या फिर पीले रंग के घोड़े को इमेजिन करने के लिए भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता कि आप इन चीजों का इस्तेमाल करें। यानी कि आपके मस्तिष्क में क्या होती हैं? अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, अलग अलग तकनीकों का उपयोग आप करते हैं। हम मानसिक क्रियाओं, आपकी जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, एवं मस्तिष्क की क्रियाओं को एक नहीं मान सकते। ठीक है, यद्यपि वे एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। ठीक है, एक दूसरे पर उनका आश्रित है, लेकिन डिपेंडेंट उनको हम नहीं कह सकते, या दोनों एक चीज हैं ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, तो मेंटल प्रोसेस और आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी हो रही है, जो प्रोसेस हो रही है आपकी, वो अलग चीज होती है। मानसिक क्रियाएं एवं कोशिकीय क्रियाएं, यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी आ गई? कोशिकीय, यानी कि न्यूरल एक्टिविटीज एक दूसरे से आच्छादित लगती हैं, परंतु वे समरूप नहीं होती। यहाँ पे देखिए हम बात किसकी कर रहे हैं? मेंटल प्रोसेस की कर रहे हैं। और अभी एक नया टर्म निकल के आया हमारे पास, वो क्या है? वो है हमारे पास कोशिकीय क्रियाएं, यानी कि न्यूरल एक्टिविटी। ठीक है, न्यूरल एक्टिविटी, न्यूरल क्या है? ये न्यूरन है आपका, न्यूरॉन, है ना। न्यूरॉन के अंतर्गत जब कोई क्रिया होगी, न्यूरॉन के अंतर्गत जब कोई क्रियाएं होंगी, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूरल एक्टिविटी। आपका न्यूरॉन दिखता किस प्रकार से है, ये आगे भी आप देखेंगे, पहले ही बताया हुआ है। कुछ आपका न्यूरॉन इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, ये आपका न्यूरॉन है। और प्रत्येक न्यूरॉन में, यानी कि आपकी जो तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन सेल। ठीक है, न्यूरॉन सेल के अंदर ये प्रत्येक न्यूरॉन में क्या होता है? आपका न्यूक्लियस होता है। उसी के साथ साथ ये जो चीजें लगी हुई हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं आपकी डेंड्राइट, जिसको हम बोलते हैं पार्श्व तंतु। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं पार्श्व तंतु। और ये जो आपको जा रहा है, ये मोटी सी जो जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एक्सॉन, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं अक्ष तंतु।
ठीक है। अक्षतंतु कहते हैं यहाँ पे आपके छोटे छोटे इस प्रकार के सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं और इनके अंदर क्या भरे होते हैं, छोटे छोटे फ्लूइड जैसी चीजें होती हैं। ये क्या होती हैं, फ्लूइड, इनको हम बोलते हैं आपके तंत्रिका संचारक यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो एक्टिविटी होगी और आपके मेंटल प्रोसेस में जो हो रही है वो एक जैसी नहीं है, वे समरूप नहीं होती है, एक दूसरे से आच्छादित लगती हैं। ठीक है, मस्तिष्क से भिन्न मन की कोई भौतिक संरचना अथवा अवस्थिति नहीं होती। जैसा कि पहले बताया आपको, मन का क्या है, कोई भी यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आपने देखा है तो आपको मिलेंगे 5 करोड़ रुपए इनाम, अगर आपने किसी के भी मन को या अपने मन को अगर आपने देखा है। ठीक है, तो आपके पास केवल क्या है, किसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, केवल ब्रेन को, है ना। आपका जो मस्तिष्क है उसके साथ आप कुछ हरकत कर सकते हैं, है ना। आप सेरेबेलम में हाथ लगा सकते हैं ऊपरी तौर पर, लेकिन मन के स्ट्रक्चर को आप नहीं देख सकते, कोई भी इसकी भौतिक संरचना अथवा अवस्थिति नहीं होती। मन का आविर्भाव एवं विकास होता है। ठीक है, मन का क्या होता है, आविर्भाव, इमरजेंस होता है इसका, और विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। ऐसा तब होता है जब इस संसार में हमारी अंतः क्रियाएं एवं अनुभव एक व्यवस्था के रूप में गतिमान होकर संगठित होते हैं, जो विविध प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं के घटित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो आपका मन छोटा सा है यहाँ पे, ये क्या करता है, धीरे धीरे ये विकसित होता है, डेवलप होता है, जैसे जैसे क्या होता है, आप इस वर्ल्ड से इंटरेक्शन करते हैं, अंतः क्रियाएं करते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन करने के बाद क्या होता है, आपको अनुभव आता है, एक व्यवस्था के रूप में गतिमान होकर संगठित होते हैं। ठीक है, जो विविध प्रकार की मानसिक प्रक्रियाओं के घटित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। मस्तिष्क की क्रियाएं इस बात का संकेत देती हैं कि हमारा मन कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो आपके ब्रेन में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो इस बात का संकेत देती हैं कि हमारा मन कैसे कार्य करता है, परंतु हमारे अपने अनुभव एवं मानसिक प्रक्रियाओं की चेतना, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, हमारे अपने अनुभव, आपका जो भी एक्सपीरियंस है और मानसिक प्रोसेस जो भी है की चेतना है, कोशिकीय अथवा मस्तिष्क की क्रियाओं से बहुत अधिक होती है। ठीक है, इनका इनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, काफी ज्यादा होती है। अब यहाँ देखिएगा, जब हम सोते हैं तब भी हमारी मानसिक क्रियाएं चलती रहती हैं। आपकी जो मेंटल प्रोसेस है वो तब भी चलती रहती है, सोने के दौरान भी आपको याद आता है कि हाँ कल क्या लेक्चर देखना है, कल क्या पढ़ाई करनी है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको ये चिंता रहती है कल कहाँ घूमने जाना है। सोते समय भी हम स्वप्न देखते हैं और सूचनाएं भी ग्रहण करते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी आपके अंदर क्या होती है, प्रोसेस होती है। जैसे दरवाजे का खटखटाया जाना हम सोते समय भी जान जाते हैं। मान लीजिए आप ट्रेन से कहीं जा रहे हैं और सुबह आपको 6 बजे उठना है, आपकी नींद हमेशा 9 बजे खुलती है, लेकिन जिस दिन आपको जाने वाला होता है आपको क्या होता है, वहां पे नॉइज वगैरह आ जाती है ना, दरवाजे का खटखटाया जाना, आपको उठ जाते हैं और सोते समय भी आप जान जाते हैं कि ये जो है हमको जो है जागना है। जैसे आपने देखा होगा कि जो माँ है अपने बच्चे के रोने की आवाज सुन लेती है, तो कहीं ना कहीं ये जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं ये चल रही हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हम सोते समय सीखते और स्मरण भी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मेमोरी के जब चैप्टर पढ़ेंगे आप तो वहां समझ में आएगा कि आपकी जो मेमोरी है इंप्रूव होती है सोने से। ठीक है, जब आप सोते हैं माइंड को रेस्ट मिलता है, जो आपका ब्रेन है उसको रेस्ट मिलता है। ठीक है, तो लर्निंग के लिए और मेमोरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का। मनोवैज्ञानिक स्मरण करने, देखिए यहाँ बताया था, सीखने, जानने, प्रत्यक्षण करने एवं अनुभूतियों में रुचि लेते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट जो है मनोवैज्ञानिक किसमें रुचि लेते हैं, इन सब चीजों में रुचि लेते हैं। वे इन प्रक्रियाओं का अध्ययन यह जानने के लिए करते हैं कि हमारा मन कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो इनका अध्ययन क्यों कर रहे हैं, उनको ये जानना है कि हमारा जो मन है वो कैसे कार्य कर रहा है तथा हमारी सहायता करने के लिए करते हैं, जिससे हम अपनी मानसिक क्षमताओं के उपयोग एवं उसके अनुप्रयोग में सुधार कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक है वो भी इंटरेस्टेड है किसमें, वो इंटरेस्टेड है माइंड के बारे में जानने के लिए। अगला देखिए, यहाँ पे मनोवैज्ञानिक लोगों के अनुभवों, एक्सपीरियंसेस का भी अध्ययन करते हैं। अभी हमने यहाँ जो कंप्लीट किया वो क्या किया, हमने मेंटल प्रोसेस यानी कि मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में किया। अब अगला जो पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में है, वो हमारे एक्सपीरियंसेस के बारे में। मनोवैज्ञानिक लोगों के अनुभवों का भी अध्ययन करते हैं। अनुभव स्वभाव से आत्मपरक होते हैं। ठीक है, आत्मपरक जो अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, हम प्रत्यक्षतः ना तो दूसरों के अनुभव का परीक्षण कर सकते हैं और ना ही उसके विषय में जान सकते हैं, है ना। मछली वाला एग्जाम्पल और यहाँ पे डार्क हॉर्स, घोड़े का यहाँ पर एग्जाम्पल, ना इसको इसके बारे में मालूम है ना इसको इसके बारे में मालूम है, क्योंकि अनुभव जो है, एक्सपीरियंस कैसे होते हैं, स्वभाव से आत्मपरक होते हैं। अनुभव करने वाला व्यक्ति ही अपने अनुभवों को जान सकता है अथवा उसके प्रति सचेतन हो सकता है, उसकी कॉन्शियसनेस बस काम करेगी। इसलिए अनुभव हमारी चेतना में रचा बसा रहता है। ठीक है, तो जो भी एक्सपीरियंस होता है वो कहाँ होता है, हमारी यहाँ पे कॉन्शियसनेस में यहाँ पे रचा बसा रहता है, वहां पे उसका एग्जिस्टेंस होता है। मनोवैज्ञानिकों ने लोगों की इस पीड़ा पर ध्यान दिया कि जो अंतिम सांसें गिन रहे रोगियों में दिखाई देती हैं, अथवा उस मनोवैज्ञानिक पीड़ा पर जो शोकार्त होने पर है, साथ ही साथ धनात्मक अनुभूतियों का भी जो हम रोमांस करते समय अनुभव करते हैं। ये सब चीजें जो है, एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब कोई अंतिम सांसें गिन रहा है रोगी, है ना, उसका अनुभव अलग होगा। धनात्मक अनुभूति जब हम रोमांस करते हैं तब अलग होगा, और शोकार्त होने पर अलग अलग अनुभव होंगे।
इसका अनुभव बाकी दो से मैच नहीं करेगा, इसका अनुभव इन दोनों से मैच नहीं करेगा और इसका अनुभव इन दोनों से मैच नहीं करेगा। तो आप समझ रहे हैं कितनी इंटरेस्टिंग फील्ड बन जाती है। कुछ गूढ़ अनुभव भी होते हैं, है ना, कई डीप लेवल की यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है उसकी बात करते हैं, जिन पर मनोवैज्ञानिक ध्यान देते हैं। जैसे क्या है, जब कोई योगी ध्यानावस्थित होता है तो वह चेतना के एक भिन्न धरातल पर पहुंचता है ना, अलग कॉन्शियसनेस उसको मिलती है। जब भी कभी आप योगा करते हैं या मेडिटेट करते हैं, है ना, तो एक आपको क्या होता है, एक नवीन अनुभव को उत्पन्न करता है। कभी आप कोई प्राणायाम वगैरह करके देखिए, आपको देखिए जब आप आंख खोलेंगे तो आपको लगेगा कि आप जो है एक अलग लेवल की चेतना में, आप एक अलग लेवल की कॉन्शियसनेस में आप वहां पर घुस चुके हैं, एंट्री हो चुकी है। उसी के साथ साथ जब कोई नशेड़ी किसी नशीली दवा का सेवन हवा में उड़ने के लिए करता है, यद्यपि ऐसी दवाइयां हानिकारक होती हैं, ठीक है। कई बार देखा होगा आपने, लोग जो है अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, ड्रग अब्यूज करते हैं, है ना, वो जो आते हैं एम्फेटामिन, जो भी ड्रग्स वगैरह आते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, गलत गलत ड्रग्स लेते हैं। क्यों? हवा में उड़ने के लिए करते हैं, इन द सेंस उनको क्या चाहिए, एक अलग स्तर की कॉन्शियसनेस चाहिए, क्योंकि जीवन में क्या है, टेंशन वगैरह काफी ज्यादा हो चुकी है, तो वो चाहते हैं कि हमारी इस कॉन्शियसनेस से अलग होके हम दूसरी कॉन्शियसनेस में चले जाएं, ठीक है। अनुभव जो है, अनुभवकर्ता की आंतरिक एवं बाह्य दशाओं से प्रभावित होते हैं। यदि गर्मी में किसी दिन, अब यहाँ पर देखिए, अनुभव जो है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है उसके लिए इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। वो कैसे होंगे, यहाँ पे देखिए, जिस दिन आप भीड़ वाली बस में यात्रा करते हैं तो आपको वैसी असुविधा की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि आप अपने मित्रों के साथ पिकनिक के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप अकेले जा रहे हैं बस के अंदर, बहुत गर्मी है वहां पे, तो आपको क्या होता है, वहां पे आपको बहुत चिड़चिड़ापन लगता है ना, बहुत क्राउडी फील होता है। लेकिन अगर आप पिकनिक के लिए जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो सफर भी आपको क्या होता है, वहां पे मजेदार लगता है। मतलब देखिए, सिचुएशन सेम है, लेकिन आंतरिक और बाह्य दिशाओं की वजह से क्या होता है, हमारे अनुभव जो है प्रभावित होते हैं। इस प्रकार अनुभव के स्वरूप को आंतरिक एवं बाह्य दशाओं के जटिल परिदृश्य का विश्लेषण करके समझा जा सकता है। यानी कि आपका जो एक्सपीरियंस है, ये इंटरनल भी हो सकता है, आंतरिक रूप से भी हो सकता है, और ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है। अभी यही देखिए, अगर हम साइकोलॉजी की पढ़ाई की बात करें, तो साइकोलॉजी की पढ़ाई आपको हो सकता है, अभी आपका एग्जाम नहीं है तो आपको हो सकता है ये बोर लगेगी, है ना, क्योंकि क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर आपके अनुभव को क्या बना रहा है, यहाँ पे बोर बना रहा है, या इसको बहुत लेजी की तरह आप पढ़ेंगे करेंगे। लेकिन जैसे एग्जाम आ जाएगा तो क्या होगा, आपको इसी में आपको मजा आने लगेगा, इसी में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। क्यों? यहाँ पे आपके अनुभव किससे डिपेंड कर रहे हैं, आपके एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स पर। अगला ध्यान दीजिए, व्यवहार, बिहेवियर्स हमारी क्रियाओं जिसमें हम सब संलग्न होते हैं कि अनुक्रियाएं अथवा प्रतिक्रियाएं होते हैं, ठीक है। अनुक्रियाएं से मतलब यहाँ पे आपके रिस्पॉन्स से है, और प्रतिक्रिया से मतलब है आपके यहाँ पे रिएक्शन से, ठीक है। आपको किसी ने आंसर पूछा यस और नो, आप क्या करेंगे, उसका अनुक्रिया करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे। रिएक्शन क्या होगा, किसी ने आपको चाटा मारा, आप भी तुरंत उसको चाटा मार देंगे। ये सब किसके अंदर आता है, ये सब आपके बिहेवियर के अंतर्गत आता है, ठीक है। जब कुछ आपकी तरफ आता है तो पलकें सामान्य प्रतिवर्त क्रिया में खुलती बंद होती है, ठीक है ना, ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स काम करता है। आप परीक्षा देते समय यह अनुभव कर सकते हैं कि आपका हृदय धड़कता है, ठीक है। आप लेक्चर देख रहे हैं, एकदम से आपकी आंख में कीड़ा चला जाएगा तो क्या होगा, आपकी आंखें वहां पर तुरंत वहां पर बंद हो जाएंगी। क्यों? ये क्या है, सामान्य प्रतिवर्त है, ऑटोमेटिक ये होती है, ठीक है। परीक्षा के समय आप अनुभव कर सकते हैं कि आपका हृदय जो है धड़कता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। कुछ व्यवहार प्रकट होते हैं आपके बिहेवियर में, कुछ आपके होते हैं ओवर्ट बिहेवियर जो आप ओपनली करते हैं, और कुछ होते हैं आपके कोवर्ट बिहेवियर। उनके बारे में देखते हैं। एक प्रेक्षक इन्हें बाह्य जगत में देख सकता है अथवा अनुभव कर सकता है, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, ओवर्ट बिहेवियर। कुछ आंतरिक या अप्रकट होते हैं, इंटरनल या फिर कोवर्ट कहेंगे, जिसको हम प्रकट नहीं करते। शतरंज का खेल खेलते समय जब आप कठिन परिस्थिति में पड़ते हैं तो आपको अपने हाथ की मांसपेशियां फड़कने जैसी लगती होंगी कि एक खास चाल चल सकें। समस्त व्यवहार प्रकट एवं अप्रकट वातावरण के कुछ उद्दीपकों अथवा आंतरिक धरातल पर होने वाले परिवर्तनों द्वारा त्वरित रूप से संचालित होने से संबंध होते हैं। तो जो भी आप बिहेवियर है, या तो इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे या फिर इंटरनल होंगे, सेम आपके जैसे ऊपर हुआ था वहां पर, ठीक है। आपके एक्सपीरियंस में यहाँ पे आप जब मान लीजिए आपका यहाँ पर इंटरव्यू है, किसी एग्जाम में या किसी नौकरी में आपका इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के समय देखिए आपको पसीने आएंगे अंदर से, आपके हाथ में पसीने आएंगे, पाँव में पसीने आ सकते हैं, ठीक है। आपकी जो है चलने की स्पीड देखिए धीमी हो जाती है, कम हो जाती है। वो सब क्यों? आपकी मांसपेशियों में हल्का सा आपको खिंचाव या फड़कने जैसे प्रतीत होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप वहां पर क्या कर रहे हैं, आंतरिक या अप्रकट व्यवहार यहाँ पर आपका शो हो रहा है। आप एक बाघ देखते हैं और दौड़ते हैं, है ना, एक डॉग देखने के बाद भी आप क्या होता है, अगर खूंखार डॉग देख लिया आपने तो क्या करेंगे, आप वहां से भागेंगे, ठीक है, अथवा सोचते हैं कि भाग है और भाग जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ बात कर रहे हैं बिहेवियर की। आपने डॉग को देखा, तुरंत आपने भागना स्टार्ट कर दिया, ये क्या हो गया आपका ओपन बिहेवियर।
कुछ मनोवैज्ञानिक व्यवहार के उद्दीपक S एवं अनुक्रिया R के मध्य साहचर्य के रूप में अध्ययन करते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट जो है क्या करते हैं, स्टिमुलस जो आपका उद्दीपक है और अनुक्रिया जो आपकी रिस्पॉन्स है SR के बीच क्या करते हैं, यहाँ पे एसोसिएशन डेवलप करते हैं, साहचर्य स्थापित करते हैं और फिर उनका अध्ययन करते हैं। उद्दीपक एवं अनुक्रिया दोनों ही आंतरिक अथवा बाह्य हो सकते हैं। ठीक है, स्टिमुलस इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, रिस्पॉन्स भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक आपने जान लिया मनोविज्ञान क्या है, आपकी मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रियाएं क्या क्या हो रही है आपके मन के अंदर। ठीक है, आपकी क्या क्या चल रही है, वो आपकी जो है न्यूरल से और आपकी जो आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटीज है उनसे अलग है, एक जैसी है फिर भी अलग अलग है। उसी के साथ आपने जाना एक्सपीरियंस के बारे में, एक्सपीरियंस आपका जो अनुभव है वो भी इंटरनल हो सकता है और एक्सटर्नल हो सकता है। उसी के साथ आपने जाना अंत में बिहेवियर के बारे में, व्यवहार के बारे में। ठीक है, क्या जाना आपने कि आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, ये भी आपका ओपन हो सकता है और ये आपका क्लोज या फिर कोवर्ट हो सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल डिपेंड करता है। व्यवहार में कुछ जो है किसके बीच स्टडी कर रहे हैं, एस और आर के बीच संबंध स्थापित करना चाहते हैं, फिर स्टडी करते हैं। और इसी के साथ साथ आपने एक और चीज जो इसके अंतर्गत देखी थी वो